सीट खराब की लेकिन मैंने किसी की सीट नहीं खाई, मैं इस्तीफा दे। हमने तो ये सोचा था कि पढ़ने के बाद जातियां खत्म हो जाती है, पढ़े लिखे लोग अधिक कास्टिज्म करते हैं। जैसे राजपूतों के अंदर की जो गोत्र है उनकी बैठकें अलग होती है राजपूतों में, क्योंकि जब सब ऐसे जातियों से जुड़े हुए तो मैं अकेला जाति बारा क्यों हूँ भाई। सही बात है भाई सब कभी जाने वाले नहीं, जाति जाएगी, व्यक्ति गर्व से जाति का नाम लेता है, क्यों जाएगी। और वो नहीं जाएगा यार राजनीति में टिकट भी जाति के आधार पर मिलते हैं, जाए आखिर ये कब तक चलेगा, ये मुझे नहीं लगता कभी खत्म होगा, ये चलता रहेगा ये 10 साल बाद समीक्षा होगी और 10 साल बाद क्रीमी लेयर कौन होगा कौन नहीं होगा सब होती है ना, ओबीसी में हो रही है। क्रीमी लेयर होना चाहिए सर। हाँ, अब तो गांव के बच्चों की नौकरी लगने के पीछे ये कारण चल रहा है, वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए वो केवल नौकरी नहीं है, उनके लिए वो कई चीजें हैं, वो प्रतिष्ठा है, वो आजीविका का स्रोत है, वो उसका सम्मान है, वो घर के हालात ठीक करने वो दिखाना भी है। पोते निकम में निकले तो वापस ऐसे डाल दो सभी जनरल में, पूरा परिवार ही जनरल में, क्योंकि मेरी आय चली गई ऊपर, कई जेल में है, कई भयभीत है क्योंकि जिन्होंने किया उनको रात को नींद नहीं आई, कभी भी ऐसा भी उठा सकती है, पूरी जिंदगी की कमाई जो इज्जत होती है वो 1 मिनट में ध्वस्त हो जाएगी। मुझे कहना चाहिए अच्छी चीजें देर से मिलती है, बात आराम से मिल जाएगी। अब उसने और कुछ जगह काम करने के मैंने पैसे लिए होंगे, ये मेरी मदद वो और 100,000 लगते हैं। आजकल पढ़ाई के लिए बैठने से पहले स्ट्रेस लगाते हैं, जब मैं फोन बंद कर रहा हूँ पढ़ने बैठ रहा हूँ, फिर वापस स्ट्रेस देखते हो बार बार कितने लोगों ने देखा। हमारे ग्रुप में कई लोग शराब का सेवन भी करते हैं, मैं तो परीक्षाएं आपके सामने है, आपके घर परिवार की स्थिति आपके सामने है, आपकी जिम्मेदारी आपको पता है। जैसा कि मैं पहले की वीडियोस में भी आपको बताता आया हूँ कि हमारी ये कोशिश रहेगी कि विद्यार्थी हो गए और राजनीति से जुड़े व्यक्ति हो गए, आम जनता होगी, उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाना, और उन्हीं के साथ साथ हमारी एक खास एक कोशिश रहती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र कुमार लोट, आप सुन रहे हैं द मोती न्यूज, कैमरे के पीछे है दिनेश। इस वक्त मैं बाड़मेर के अंदर हूँ, सुदूर पश्चिम क्षेत्र राजस्थान के तटीय जिले के अंदर। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरी सर। इस राज की बातचीत में शुरुआत करूंगा कि गणपत सिंह राजपुरी से डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरी तक का सफर हमारे दर्शकों को बताएं। वैसे तो ये सफर कई बार पॉडकास्ट में बताया है, लेकिन अगर वापस कहूँ दोबारा तो गांव से यात्रा शुरू हुई, पोगरा गांव से, और बड़ी दिलचस्प यात्रा थी बिना किसी लक्ष्य के। जब गांव से निकला था मैं 8वीं कक्षा करके, हमारे गांव में उस समय 8वीं थी, तो उस समय मस्तिष्क में कोई ऐसा कुछ भी टारगेट नहीं था, और सही बताऊं तो इस कंपटीशन की दुनिया का कोई नॉलेज नहीं। ये था कि बस 9th में आएंगे, 9th पास करनी, क्योंकि उस समय गांव का एक बहुत बड़ा तबका 9th में फैल होता था। हाँ, 9th क्लास में 10th की एडमिशन भी टफ होती थी, 10th से भी 9th टफ होती थी, क्योंकि उस समय की शिक्षा नीति जो थी उसमें 9th में 2 सब्जेक्ट लेने पड़ते थे। पहले ऐसा था, हमारे टाइम तो नहीं था, हमारे से पहले था, 9th क्लास में 2 सब्जेक्ट लेने पड़ते थे। फिर 10th का जो एग्जाम होता था तो उसमें 50% सिलेबस 9th का आता था और 50% सिलेबस 10th का आता था, तो बहुत सारे स्टूडेंट 9th में फेल हो जाते थे। तो गांव का एक बहुत बड़ा वर्ग 9th कक्षा में बहुत भयभीत रहता था। यद्यपि जब हम आए थे 9th में, उस समय तक ये व्यवस्था नहीं रही, हमारे टाइम तो नॉर्मल अभी चल रही वही व्यवस्था थी, मगर भय आसानी से मस्तिष्क से ज्यादा नहीं। तो हमारे दिमाग में यही था कि बस 9वीं पास हो जाए, और बस ये धीरे धीरे स्कूली शिक्षा पूरी हो जाए। इस यात्रा इस लक्ष्य के साथ निकले थे, स्कूली शिक्षा पूरी हो जाए। फिर कहते हैं ना कि आप तय नहीं करते कि आप कहाँ जाने वाले हैं, टेस्ट नहीं तय करते, ये आप नहीं तय करते, ये सब तय है। मैं थोड़ा नियतिवादी व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं कर्म प्रधान नियतिवादी हूँ। मैं मानता हूँ कि कर्म करते जाओ, आपकी डेस्टिनी आपको वहीं ले जाएगी जिसके योग्य आप हो। आपका नेचर ऐसा ही बना हुआ है, आपका व्यवहार वैसा ही है, आप उसी अनुरूप काम करते हैं, आपकी हार्मोनल चीजें है ना वो भी वैसी बनी हुई है। अपने को पता नहीं है कि हम किसके लिए फिट हैं। आज की प्रतिस्पर्धा के दौर में हम भाग पड़े हैं, बस कुछ करना है, लेकिन हम ये भूल गए कि हम किस चीज को बढ़िया से कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं शुरुआत से ही ऐसा था कि ठीक है, लेकिन हाँ मैंने भी सपने संजोए थे, लेकिन पूरे तो एक भी नहीं हुए। मगर मैं जिस डायरेक्शन में परिवर्तित हुआ, एजुकेशन में आ गया, और अब मुझे लगता है कि
मैंने जो सोचा था उससे कहीं अधिक मुझे मिल गया। और अब मैं बड़ा प्रेम से काम कर रहा हूँ। आज आपने भी देखा, सुबह से देख रहे हो कि मेरा संडे का शेड्यूल भी क्या है। बिल्कुल व्यस्त है सर, हमने देखा है, महसूस किया, देखा है, आपको देखा तो होगा। मेरा लोग मुझे, मेरे मित्र भी कहते हैं कि आज तो संडे है, आज तो बात करेंगे। मैं कहता हूँ 10 बजे कॉल करूँगा रात को, क्योंकि संडे आपके लिए, मेरे तो कक्षाएं हैं। तो गांव से निकल के मुंबई, दिल्ली, जयपुर और होते हुए वापस मैं गांव आके पोस्टिंग करी सेकेंडरी, और फिर बाड़मेर आ गया। इसी कॉलेज में पढ़ा, इसमें नौकरी कर रहा हूँ, बड़ा संतुष्ट हूँ। घर से देख रहे तो सर इस टीचिंग लाइन में आने का टारगेट शायद आपका नहीं था। बिल्कुल नहीं था मेरा टारगेट। मैं कह रहा हूँ ना, 12th तक तो मेरी समझ में भी नहीं था कि जिंदगी में होता क्या है, नौकरियां कैसे लगती हैं, मुझे कुछ नहीं पता नहीं था। कॉलेज में आने के बाद में धीरे धीरे सुनने को मिला कि भाई प्रशासन की, आरएस की नौकरियां होती हैं, ये होता है, वो होता है। फिर कॉलेज में सुनने को मिला, किसी ने कहा कि जीके पढ़ना चाहिए। एक हमारे साथ खेत सिंह जी राजपुर थे, रामेश्वर के, वो अध्यापक लगे हुए थे, उन्होंने कहा जीके पढ़ो, इससे नौकरियां लगती हैं। ये फर्स्ट ईयर की बात है, तो मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर भगवान साहिब जी शर्मा जी मिले, उन्होंने कहा कि आपको थोड़ा और पढ़ना चाहिए, ये वो। फिर साथी मिलते गए। साथी और वही कहते हैं ना कि देखो, घर वाले तो आपको बाहर निकाल देते हैं पढ़ने के लिए, फिर पीयर ग्रुप जो है वो मैटर करता है कि आप किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। मैं इस मामले में बड़ा सौभाग्यशाली कि बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले। और हो सकता है कि मेरा स्वभाव ऐसा रहा हो कि मुझे मेरे जैसे में लोग मिले। कहते हैं कि बुरों को बुरे मिल जाते हैं, नशेड़ी को नशेड़ी मिल जाता है। आप जैसे होते हैं, आपके साथ लोग वैसे होते हैं। मैं इस बात से तो राब्ता रखता ही हूँ, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि आप जिनके साथ रहते हैं वैसे हो जाते हैं। आप जैसे हैं वैसे तो लोग मिलेंगे आपको, लेकिन आप जैसे जिन लोगों के साथ रहोगे आप वैसे हो जाओगे। संगत में पूरा फर्क पड़ेगा। पूरा क्या, मतलब आप कंप्लीटली उन्हीं की देन है। व्यक्ति कैसा होगा ये दो चीजों से तय होता है। एक तो उसकी सिचुएशंस कैसी रहती है, आसपास का वातावरण कैसा है। व्यक्ति हालातों का उत्पाद होता है। आपके हालात बहुत शानदार रहे हुए तो आप बहुत कमजोर व्यक्ति निकलेंगे। आपके हालात बेहद खराब रहे हुए आप बेहद मजबूत व्यक्ति निकलेंगे। अब हम जिंदगी जीना। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ व्यक्ति हालातों का उत्पाद है। व्यक्ति और कुछ भी नहीं, हालातों का महज उत्पाद है। शरीर तो हम लेके बैठे कभी भी खत्म हो जाएगा। फिर दूसरा जो इफेक्ट करता है वो करता है पीयर ग्रुप, कैसे लोगों के साथ आप आपकी संगति कैसी है। अब अच्छे हालात है और संगत गलत लोगों की है, बर्बाद हो जाओगे। खराब हालात है और फिर अगर गलत लोगों की संगति है तो फिर तो बिल्कुल कई पीढ़ियां बर्बाद करोगे। खराब हालात है और लोग अच्छे मिल गए, तब आप ओवरकम कर जाओगे सारी चीजों को, अपनी मजबूती बनाओगे। तो मैं मानता हूँ कि मेरे इन्हीं चीजों का परिणाम था। हालात तो क्या, अप्स डाउन होते रहते हैं, कभी ठीक होते हैं, कभी खराब होते हैं। समय तो बड़ा ताकतवर है, कभी आपका आएगा, कभी मेरा आएगा। दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण होती है सर विद्यार्थी के एक संघर्ष भरी जीवन में या फिर स्ट्रगल लाइफ में। क्योंकि दोस्त सर ऐसे कई बार से मिल जाते हैं, अपन उनको पहचान नहीं पाते हैं, ये दोस्त मेरे लिए पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, कैसे पहचान मुश्किल होता है, पहचान मुश्किल होती है। दोस्ती, दो प्रश्न है आपके लिए। दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण है मैं बताऊं। कोई पहाड़ है और निर्जन है, और एक पहाड़ है जो पौधों से भरा हुआ है। हम कहाँ बैठना पसंद करेंगे? जिस पहाड़ के आसपास वृक्ष है। बिना मित्र के व्यक्ति उस निर्जन पहाड़ की तरह, बिना झाड़ियों के जो पहाड़ होता है उसकी तरह। उसके जीवन में न तो कोई जीवंतता होती है, न कोई रोमांचकता होती है, न कोई भाव अभिव्यक्त करने का कोई प्लेस होता है। मुझे लगता है कि जीवन में मित्र अच्छे होना बेहद जरूरी है। उसके बिना एक एक आयाम आपका बेहद कमजोर रह जाता है, और पहचान तो संकट में हो जाती है। जैसे हालात बिगड़ेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा आपका कौन पड़ेगा। तो वर्तमान समय में जितने आप एकदम सरल स्वभाव आपका मैं देख रहा हूँ, इतनी आपकी पॉपुलरिटी है, फिर भी आप किसी से मिलते हो तो किसी को ऐसा महसूस नहीं होता है कि सर कितने बड़ा आइकन है या फिर कितनी सर की है पॉपुलरिटी देश में। बिल्कुल आप सरल स्वभाव के साथ मिलते हो। लेकिन सर आपकी जुबानी हमने सुना है कि विद्यार्थी जीवन में आप इतने सरल स्वभाव के थे नहीं दरअसल। क्योंकि एक बार आपने खुद ने किस्सा बताया कि एक सिंडिकेट की बकायदा मीटिंग बैठी और आपको सम्मानित करके पहचाने का रास्ता बताया। ये किस्सा सही है क्या? सही है। मेरे को हॉस्टल से इसका सिखाना पड़ा। मेरे को क्या क्या कर दिया सर ऐसा? बदमाशियां करते थे। उम्र का असर होता है। वो एक शायर की पंक्ति में कई बार क्लास में बोलता हूँ, 10 साल से बोल रहा हूँ। हर उम्र के शौक जुदा जुदा। कभी
माशूका, कभी कभी खिलौने, कभी माशूका, कभी रुतबा, कभी खुदा खुदा। तो एक उम्र में व्यक्ति खिलौने चाहता है, फिर प्रेम चाहता है, फिर रुतबा चाहता है, और लास्ट में व्यक्ति खुदा का नाम चाहता है। तो वो उम्र थी, उस उम्र में भी बदमाश थे, चंचल थे, बस ऐसे थे। ऐसे किसी को नुकसान नहीं, मतलब ठीक है, अच्छा लगता था, कोई परेशान हो रहा था कर दो। लेकिन सर इस एक उम्र में जो जिस उम्र में जी रहे हैं उस उम्र की गलतियां करना भी जायज होता है, क्योंकि उस मान लो उम्र किसी बच्चे की खेलने की है, उस उम्र में अगर उसके परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है, शायद दुर्भाग्य होता है मेरे हिसाब से। देखो, हर उम्र की अपनी परिपाटी होती है, हर उम्र के अपने काम फिक्स है। अब मैं बताऊं आपको कि जैसे अभी 20-25 वर्ष का कोई युवा है जी। और अगर अभी वो धार्मिक साहित्य पढ़ना शुरू करेगा, तो न तो वो उसको डाइजेस्ट कर पाएगा, न वो इतना मच्योर है कि उसको वो समझ के जीवन में लागू कर पाएगा, वो पागल हो जाएगा। अभी इतिहास भूगोल पढ़ने के टाइम में वो ये नहीं पढ़ सकता, और 45-40 साल क्रॉस करने के बाद में व्यक्ति ये तथ्य क्यों रटेगा, फिर वो धार्मिक साहित्य की उम्र आ जाती है। हर उम्र में काम फिक्स है। तो वो जो बच्चों की एज है उसमें खेलना कूदना गलतियां ये सब जायज है, और ये होना चाहिए। मैं मानता हूँ ये बच्चे बहुत आगे जाते हैं जो बचपन से शरारती होते हैं, उनमें एनर्जी कूट कूट के भरी हुई होती है, बस उसको थोड़ा सा सही डायरेक्शन लेने की आवश्यकता होती है, वो बच्चे बेहद आगे जाते हैं। और यही क्या होता है सर, आज आप जितने भी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर सेलेक्ट हो रहे हैं ना, उसमें सरकारी स्कूल के बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, और वो स्कूल लाइफ में वो इतने संचल बदमाश होते हैं, और जैसे ही वो 12th करके बाहर निकलते हैं घर से बाहर शहर में जाते हैं, और वो 1-2 साल 3 साल 4 साल जम के मेहनत करते हैं सरकारी नौकरी में, सेलेक्ट सबसे ज्यादा सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं, जबकि प्राइवेट वाले नहीं होते। ये एक बड़ा सा कारण रहता है। उसमें एक पहला कारण ये है कि गांव में रिसोर्सेज का अभाव है, संसाधन का। तो हमारे पास में नौकरी एक बड़ा ऑप्शन होता है अपने घर के हालातों को ठीक करने का, और दूसरा अभाव में जिए होते हैं तो हम सोचते हैं कि यार हम भी लग जाए तो कम से कम हमारे घर की स्थिति ठीक हो जाएगी। शहर में थोड़े संसाधन अच्छे होते हैं, माँ बाप के पास में पैसे भी होते हैं, तो उन लोगों के लिए बिजनेस है, दूसरे काम हो जाते हैं, उनके लिए नौकरी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो गांव वाले की नौकरी जितनी प्राथमिकता है ना, उतनी शहर वाले की है नहीं, तो वो उतना ध्यान नहीं देता जितना गांव वाला बच्चा देता है। गांव वाले बच्चे को एक मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पाती है, तो शहर वाले को इसलिए वो चाहता है कि वो पढ़ के नौकरी ले तो उसकी सोशल प्रेस्टीज बने, गांव में सोसाइटी मजबूत है, शहर में सामाजिकता कमजोर हो चुकी, तो यहाँ नौकरी लेके किसको दिखाएगा? गांव वाला चाहता नौकरी लगती पूरे गांव को दिखाऊं। तो गांव के बच्चों की नौकरी लगने के पीछे ये कारण है, वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए वो केवल नौकरी नहीं है, उनके लिए वो कई चीजें हैं, वो प्रतिष्ठा है, वो आजीविका का स्रोत है, वो उसका सम्मान है, वो घर के हालात ठीक करने हैं, वो दिखाना भी है। दुर्भाग्य से कई बार विद्यार्थी क्या करता है, तैयारी खूब सारी करता है, शहर के अंदर रहता है, कोचिंग्स करता है, मेहनत करता है, लाइब्रेरी में घंटों घंटों तक बैठा रहता है, उसके बाद भी कई बार नियति को मंजूर कुछ और होता है, वो सेलेक्ट नहीं हो पाता है, सरकारी नौकरी नहीं लग पाता है, तो गांव में जाकर वापस मुंह दिखाना या फिर उनसे बात करना, नजरें मिलाना, पड़ोसियों से मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह सामान्य है कि देखो, पढ़ाई करना, पढ़ाई का प्रदर्शन करना, बच्चे सर आजकल ऐसा हो जाता है कि लाइब्रेरी में जाते ही सबसे पहले मोबाइल से स्टेटस लगाना कि, तो लोग क्या करते हैं कि बच्चे सीरियसली पढ़ाई करने वाले वाकई में कम है, और 100 हो ज्यादा करते हैं आजकल। पढ़ाई के लिए बैठने से पहले स्टेटस लगाते हैं कि अब मैं फोन बंद कर रहा हूँ, पढ़ने बैठ रहा हूँ, फिर वापस स्टेटस देखते हो बार बार कितने लोगों ने देखा, क्या मतलब है? ये तो ढोंग हो गया सीधे सीधे। बंद करो ना, फ्लाइट मोड पे डाल के बैठ जाओ ना, क्यों दुनिया को कह रहे हो पढ़ रहा हूँ? पहले ऐसे रखते करते हुए लोग तो कहेंगे। आप साइलेंटली निकलो ना गांव से बाहर, परिणाम आएगा तो अपने आप शोर मचा दे। लोग क्या, लड़कों की गलती खुद की है, ये पहले इतना दिखावा कर लेते हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, लोग तो कुछ नहीं। शांति से निकलो, पढ़ाई करो। आपके साथ में सर क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी एग्जाम में असफल हुए और गांव आके वापस किसी के ताने सुनने को मिले? देखो, मैं असफल खूब हुआ हूँ, लेकिन मैंने कहा ना, मैंने आज दिन तक कभी पढ़ाई का प्रसार नहीं किया। मेरी जब नौकरी लगी थी तो गाँव वालों को, कई साथियों को ताजुब हुआ था कि यार पढ़ाई में बेहद एवरेज ऐसे लग गया। फिर उनको पता चला कि वाकई में इसने जोरदार पढ़ाई, और कहा नहीं, कहा किसी को। हाँ, क्योंकि जब खेल की बात आती थी मैं गाँव में मिलता था, जब दोस्तों की कोई पार्टी होती थी, मीटिंग होती थी, आज के बातें करेंगे आ जाओ, तो मैं वहाँ मिलता था। मेरे सारे दोस्त हैं मेरे, जैसे नेहरू नगर में एक रूम था जिसमें दो, एक जैसे हनुमान बालाज से सुतराराम बालाज था, मैं था, देवी सिंह सोडा था, कलिंगर भाटी था,
हम सबका ग्रुप और हम रात को वहाँ मिलते थे और पार्टी करते थे। बढ़िया शानदार बातें होती थी, एक एक दो दो बजते बात जब भी बैठना मौका मिलता था। हाँ, उनको लगता था कि यार पार्टी के टाइम पार्टी में आता है, खेल के टाइम खेल में आता है, और गांव में भी कोई काम होता है तो आ जाता हूँ। मतलब सामाजिक कार्यक्रमों में नहीं, जैसे दोस्तों के आता है पार्टी दोस्तों होगी। के साथ। दोस्तों को कभी ये नहीं कहा कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं चलो मैं चला जाता था। लेकिन वो काम कितना होता है, एक महीने में 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे, और मुश्किल से एक दिन। और बाकी पूरा दिन पढ़ता था मैं। मेरा काम, मेरा पूरा शेड्यूल था, मुझे पढ़ना है, दिन में 5-7 घंटे निकालना, बस रात को निकालना, दिन को निकालना। जिस दिन पार्टी में होता दिन को पढ़ाई करनी। तो पढ़ाई के प्रति लापरवाही नहीं थी, साथ में दोस्तों को पूरा टाइम दिया मैंने। तो अब जैसी जब सर्विस लगी तो मेरे साथियों को बड़ा हालांकि अच्छा लगा उनको, लेकिन एक ताजुब भी था यार ये रिजल्ट एकदम से फिर बढ़िया अच्छे अच्छे रिजल्ट और आए ना, तब गर्व हुआ। अभी भी करते हैं मेरे पे, तो मेरे साथी गर्व करते हैं। और हम जब भी मिलते हैं, हम अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले गाँव में बढ़िया पार्टी करके आए, खेल के मैदान में बैठे, रात को 11-12 बजे घर गए, सर्दियों में भी बैठे रहे आराम से, वो आग जलती रही, हाथ तपते रहे और बंदर करते रहे। फोटोज वगैरह से आपके वायरल होते हैं, देखते हैं उसको। मैं तो जीवंत व्यक्ति हूँ, क्योंकि पढ़ाई तो मैं मानता हूँ जीवन का एक भाग है, सारा भाग थोड़ी है। तो मैंने कभी भी प्रचार नहीं किया। व्यक्ति कई बार सब पढ़ाई अगर करता है तो मशीन बन जाता है, या तो फिर वो केवल पढ़ाई कर रहा है, ना तो किसी दोस्तों को टाइम दे रहा है, ना परिवार को दे पाता है, ना अपने व्यक्तिगत जीवन को दे पाता है। तो ये भी सर एक गलत कहीं है, कहीं ये गलत है। ये नुकसान है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं होगा, सामाजिकता नहीं, वो सोशलाइजेशन हो गई, वो 4 लोगों के बीच में बैठ के बात नहीं रख पाएगा। नौकरी को आप नौकरी मानिए बस, वो नौकरी पार्ट ऑफ लाइफ है। हाँ, जीवन मत मानिए, क्योंकि नहीं भी लगी ना तो भी कम से कम नौकरी को नौकरी मान के रखा है तो आदमी व्यक्ति और भी कहीं जगह अच्छा जगह कर लेता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि मैं तो कहता हूँ, और कई बार मैंने बोला है, एक स्टूडेंट के लिए 2 जगह बेस्ट है, टेबल, पास में पेन और एक खेल का ग्राउंड, और तीसरा आगे कर देता हूँ साथियों का मित्र मंडली हो, टाइम देते रहो। सकारात्मक पॉजिटिव। 7 दिन बाद मित्र मंडली गलत है तो छोड़ दो, अच्छे लोग हैं तो आप डेफिनेटली 7 दिन 10 दिन 15 दिन, वैसे 8 दिन तो होती नहीं पार्टियां कब होती है, ठीक है बैठे हैं यार आज काफी दफा, मेरे दोस्त तो सारे नौकरी लग गए। अब कई बार कहते हैं यार कई बार कहते हैं गणपत यार इस बार कुछ करना है, बंधन करते हैं, काफी दिन हो गए। अब ये है कि फिर वही है, कुछ खाने पीने के आइटम लाते हैं। हमारे ग्रुप में कई लोग शराब का सेवन भी करते हैं, मैं तो बिल्कुल आप यूँ समझ लीजिए कि टीटोटलर, चाय के अलावा कोई नशा पता मैं तो करता नहीं, कोई भी नहीं। मेरे सारे साथी कोई लिकर लेता है तो ले सकता है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। और कोई आर्मी में है, कोई पुलिस में है, तो अपना अपना करते हैं तो करते हैं। अब मेरे दोस्त भी ऐसी ऐसी सारे कास्ट के हैं जिनके वो नॉर्मल चीजें हैं। लेकिन हाँ ये है कि जैसे किसी ने मांस का कोई सेवन किया तो फिर वो नहीं आते, ना मुझे बुलाते। और शराब का रहता है वो आपके स्वभाव के साथ मिलता है। मैं मना भी नहीं, मैं भी चला जाता हूँ, वो खुद नहीं आते, वो कहते यार ब्राह्मण है और मांस का, फिर वो हमारे हाथ का ना वो पानी पीते ना पिलाते, मेरे ऐसे दोस्त। और शराब चलता है उसमें तो देखो वो लेते हैं, मैं नहीं लेता तो नहीं लेता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो गली ले रहे और कभी कभी लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा खराब उनके भी ऐसे कोई नशे वाली चीज नहीं, नशा तो नहीं करता। ठीक है बैठते हैं तो कभी कभार कोई ले लिया, कभी कभार, वो भी नहीं लेते इतना। और कहते हैं ना कि संगत का असर होता है, सब चीजें होती है, नशेड़ियों के साथ रहोगे नशेड़ी हो जाओगे। लेकिन मैं तो यार हालांकि नशेड़ियों के साथ नहीं रहा, लेकिन मेरे दोस्त सभी प्रकार जैसे रहे हैं तो वो लिकर वगैरह लेते थे, मैं तो कभी हाथ टच नहीं किया। कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता, आप उनकी अच्छी बातें ले सकते हो। और मुझे तो व्यक्ति बुरा नहीं लगता, दारू पीता तो नहीं पीता। कौन सी नौकरी लगी सर पहले आपकी, सबसे पहली नौकरी? खूब करी है यार, टोटल कितने सिलेक्शन हो गए आपके, गिने कभी? क्योंकि काफी सारे मस्त रहता हूँ, बच्चों को डिप्रेशन नहीं देना चाहता। नहीं फिर बच्चे कहेंगे सर आप इतनी कैसे लग गई, फिर कोई लिखेगा वो भी हमारी सीट खराब की। लेकिन मैंने किसी की सीट नहीं खाई, मैं इस्तीफा दे के निकला हूँ, किसी सीट खाली हो गई। जहाँ नहीं ज्वाइन करना था तो हमें डॉक्यूमेंट्स में नहीं दिए, जैसे ज्वाइन भी नहीं किया आपने। जैसे हेडमास्टर में मेरा सिलेक्शन हुआ 2018 वाली भर्ती में, 17 में एचएम पोस्ट तो आई, अभी वो प्रिंसिपल बन गए। उसके साथ हां उस टाइम एक पोस्ट आई तो 10th तक स्कूल के हेडमास्टर का। हां हेडमास्टर जो 5400 ग्रेड पे था। तो मेरा सिलेक्शन हुआ और मेरा इसमें भी हुआ, कॉलेज में भी हुआ। मैंने कहा कॉलेज में अपना जब ज्वाइन कर रहे हैं तो हेडमास्टर में क्यों डॉक्यूमेंट्स थे, मैं डॉक्यूमेंट नहीं, तो उसकी जगह कोई और आ गया। अभी भी सर कोई तैयारी करते हैं या फिर शांति करते हैं? नहीं तैयारी मैंने 2018 में छोड़ दी, 17 में छोड़ दी। व्यक्ति को कब तक पढ़ना चाहिए सर?
बच्चा पढ़ता जाता है, पढ़ता 30 साल हो जाते हैं, उम्र निकल जाती है, तो देखो अभी ये कोई फिक्स उम्र तो नहीं है, मगर ये मुझे लगता है कि अगर एक आधी नौकरी लग गई है, आगे और पढ़ने की इच्छा है तो ठीक है, 30-32 साल तक ले लो। 30 साल के बाद फिर ठीक है, कोई डू एंड डाई की सिचुएशन है, थोड़ा पढ़ लो, बाकी 35 के बाद तो फिर मतलब नहीं रहता, फिर याद नहीं होता। कंपटीशन वैसे करने में बात सर, पढ़ने की कोई आयु नहीं, मैं भी पढ़ रहा हूँ अभी, लेकिन जो नौकरी के लिए पढ़ते हैं ना कि भाई रटना करना, ये चीजें मुझे लगता है 30-35 तक खत्म हो जानी चाहिए, फिर आधी जीवन तो चला जाता पर विद्यार्थी सर वो तय कैसे करें, क्योंकि 20-25 साल की बात करके है। जिम्मेदारी भी आ जाती है। देखो 18-19 साल का होते हुए जीवन तो हो जाता है, फिर 15 साल क्यों लेने पड़ रहे हैं, गलतियां तो की है उसने। 19 साल 20 साल का वो पात्र हो गया, उसके बाद 5 साल दबा की तैयारी करता, 25-27 में नौकरी लगता, फिर 35 क्यों हो गई, ये तो उसको सोचना चाहिए। कहीं न कहीं तो डिफॉल्ट रह रहा है। रह रहा है या उसको ठीक करो, अगर वो ठीक नहीं करोगे फिर फेल होंगे, फिर आखिर मिलेगा क्या। व्यक्ति को अपनी क्षमता को पहचान लेना चाहिए। भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में लगना चाहिए, जैसे 100 नंबर पीछे रहा हूँ तो क्यों रहा हूँ, कम से कम मूल्यांकन कर, कहाँ कमी रह रही है, कोई सब्जेक्ट कमजोर है कोचिंग कर ले, और कहीं समझ में नहीं आया किसी समझ ले, फिर एक और सीरियस अटेम्प्ट लो। आप एक 6 महीने उसकी करते हो, 4 महीने उसकी करते हो, 3 महीने उसकी तैयारी करते हो, कैसे नौकरी चाहिए। कंपटीशन जितने भी बच्चों का सामने ये भी सर बड़ा सवाल रहता है कि वो बट जो भर्ती आए ना उसी में फॉर्म भरना और उसी के इससे होता एग्जाम नहीं है, देना, आज का दौर ऐसा है कि आपको कोई एक परीक्षा लेके पीछे बढ़ना पड़ेगा। एक ही टारगेट रखना। हाँ, एक ही परीक्षा लेके उसके पीछे बढ़ जाओ, उसके सिमिलर कोई भर्तियां हैं, जैसे सिलेबस 50-60% का कॉमन कर रहा है तो उसको साथ में ले लो। बाकी अगर आप दोनों सिलेबस ही अलग है और फिर दोनों की करोगे तो फिर कोई वो जीनियस को कर रहा है तो पता नहीं, बाकी बहुत मुश्किल होता है। भटकाव इतना नहीं होना चाहिए। मेरा एक बड़ा सिंपल सा रूल्स रहा है कि शिकायत किसी से मत करो, खुद के समाधान खुद ही ढूंढो बस। ये बच्चों में, आज के बच्चों में बहुत बड़ी गलती। और शिकायती मोड में रहते, समाधान उनके पास है नहीं, ना ढूंढना चाहते हैं, पूछते हैं, 4 लोगों से पूछते हैं, 4 अलग सुझाव आते हैं, फिर चारों में हो जाता है। एक सर कोई भी जो नौकरी लगता है ना वो खुद कोचिंग करके पढ़ा होता है, लेकिन वो नौकरी लगने के बाद हर व्यक्ति नए स्टूडेंट को सलाह देता है कि कोचिंग मत करना, कुछ नहीं है कोचिंग, कोचिंग के अंदर वो ये होता है कि जैसे बच्चों के, मैंने, ये तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, बच्चे कोचिंग पढ़ते हैं, नौकरी भी लग जाते हैं, फिर कई बार हम देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे 50 के ताला बता देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सर आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, 50 किताबें बता देते हैं प्लस 50 कोचिंग भी उनका फोटो चाहती है कि हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है। कोचिंग को देखो बिजनेस मॉडल है पूरा। कोचिंग तो अपना एडवर्टाइजमेंट करेगा क्योंकि वो बच्चा कभी न कभी गया है, कोचिंग वाला तो उसके गेट पे आके पूछ के गया तो भी फोटो ठोक देगा, ये हमारे आया था, हमारे आया था, ठीक है, भले वो 5 दिन गए हुआ। लेकिन यहाँ ईमानदारी बरतने की आवश्यकता है कोचिंग और स्टूडेंटों को। कोचिंग को हम पहले सक्सेस पॉइंट की फोटो लगाकर मना कर दिया, नहीं करना, फोटो छोड़ो, कोई यहाँ आ जाता है बच्चा तो रख दो बलिया, मिठाई खिलाने आता है मन से। हमने यहाँ आने वाले किसी बच्चे को नहीं पूछा कि आप मेरे से पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, आया मिठाई लेके खिला दो, बस बात खत्म, बधाई दे दो उसको। एक तो कोचिंग वालों को ईमानदारी रखनी चाहिए कि वो आपके किस बैच का स्टूडेंट है, या यूं ही है कि अगर ऐसे दावे करने लगूं ना तो हर भर्ती में 80% बच्चे मेरे सिलेक्ट है, ऐसे तो मैं दावे करूंगा, क्योंकि सारे बच्चे जुड़े हुए गाइडेंस भी लेते हैं। मैं तो ऐसे तो मैं पूरे राजस्थान पे ऐसे हो तो वो बात हो गई कि सीट पे रुमाल डाल के सीट का अधिकार कर लो, चादर डाल के पूरा, और ऊपर वो मेन्यू गाते पूरी बस खाली होगी ना, थोड़ी है। पर कई टीचर ऐसा दावा भी करते हैं कि राजस्थान में जैसे कोई थाना नहीं जहाँ पे मेरा स्टूडेंट, ये दावा करना सही है? ऐसे दावे नहीं करने चाहिए, हालांकि ऐसा करना मैं भी कहता हूँ कि कई ऐसी कोई स्कूल नहीं है जहाँ मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा वहाँ पे अभी तो सब जायज बात है, लेकिन उनकी सफलता में मैं मेरा योगदान नहीं मानता हूँ। मेरे से पढ़ा है मैं मानता हूँ, लेकिन उसकी सफलता और विफलता ये दोनों उसी के कारण है। पास हुआ है तो खुद की मेहनत से, मैंने तो 1000 बच्चों को पढ़ाया, उसमें से 2 कैसे हुए, ये सर आप पहले टीचर हो तो ये बात बोल रहे हो। अगर वो विफल हुआ है तो भी उसकी गलती है, पास हुआ है तो उसकी उपलब्धि, मैं 2 चीजों को एक्सेप्ट करता हूँ। बाकी मैं मानता हूँ कि शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शन दे सकता है, मटेरियल बता सकता है, गाइड कर सकता है, लेकिन किसी की सफलता और विफलता का कारण शिक्षक नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि वो टीचर सही नहीं है आपके लिए तो छोड़ दो, उसके कारण क्यों विफल हो रहे हो आप। अगर आपको लगता है आपके लिए ठीक है तो पकड़े रखो, आपको सफलता मिल जाएगी। सफलता मिलते तो क्रेडिट दे दो सर को कि सर ने मुझे इस फेज पे गाइड किया था जहां मुझे गाइडेंस की बहुत आवश्यकता थी। ईमानदारी दोनों तरफ चाहिए, टीचर्स की तरफ भी चाहिए और स्टूडेंट की तरफ भी चाहिए। और मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने
बच्चों की फोटो की असफलता सफलता के बंद कर दिए थे कई साल पहले, क्योंकि मुझे लगने लगा अंदर से, पहले मैं भी करता था कि कोई बच्चा पास हुआ मैसेज आता था, मैं उसको स्क्रीनशॉट, हालांकि स्क्रीनशॉट वाली ये गंदगी कभी नहीं फैलाई मैंने, लेकिन जरूर फोटो डाल के नीचे बधाई डाल देता था। अभी पिछले 4 वर्षों से मैंने कहीं नहीं किया, क्यों, मुझे लगता है यार जब 700 बच्चे पढ़ा रहे हैं, 800 पढ़ा रहे हैं, उसमें से 10 हुए, 10 की मैं बधाई डाल रहा हूँ, 690 बेचारे परेशान हो रहे हैं। हाँ, उनकी फोटो देख के सर ने फोटो तो उनको दुख होता है। फिर मैंने कहा कि सफलता को इतना क्या डेकोरम देना है, इतना क्या याद, पास ही तो हुए, मेहनत से हुए, ठीक है, उसके बाद मैंने ये सब करना बंद कर दिया। और मुझे लगता है कि ठीक भी नहीं, ये मेरी आइडियोलॉजी हो सकता है, दूसरों की अलग। कई बार बच्चे ये भी सोचते हैं क्योंकि उनकी सफलता में मेरा योगदान है नहीं, मेरा योगदान कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं मेरा काम कर रहा हूँ, और कुछ जगह काम करने के मैंने पैसे लिए होंगे, ये मेरा ड्यूटी थी फिर काम करने की, और कुछ जगह मैंने अगर निस्वार्थ रूप से भी किया और उसको फायदा हुआ है, तो उसमें फायदा लेने वाले ने लिया है, कईयों ने नहीं भी लिया, तो मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ अगर फेल हुआ है तो खुद के कारण हुआ है, पास हुआ है तो खुद के कारण हुआ है, गणपत सिंह उसमें कहीं पर भी जिम्मेदार नहीं। और कोई कोचिंग वाला सर ये नहीं ना मैं क्रेडिट लूंगा, ना मैं जिम्मेदारी लूंगा, ना पास होने का मेरा कोई क्रेडिट लूंगा, और ना फेल होने की मैं जिम्मेदारी लूंगा, वो सब उसके ऊपर डिपेंड है। विराट कोहली का कोच थोड़ी जिम्मेदार है, तो वो आउट हो रहा है ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, वो सिखा सकता है, ऐसा दिखा सकता है, लेकिन खेल में उसने 50 शतक पहले बढ़ाए, उसके लिए भी कोच जिम्मेदार है, कोच को क्रेडिट, खुद मेहनत खुद करता है, मेहनत नहीं करेगा तो भाई कुछ नहीं होगा। देखो कोई भी डॉक्टर आपको फिट नहीं कर सकता, दवाई दे सकता है, कोई भी टीचर आपको सक्सेस नहीं कर सकता, उसकी बात का अनुसरण करना पड़ता है, और दुनिया का कोई भी ट्रेनर आपको निरोगी नहीं कर सकता, तो वो तो सब आपको करना पड़ता है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर, इसलिए ऐसे दावे नहीं करने चाहिए, किसी को नहीं करने चाहिए। और दूसरी बात है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो हर विद्यार्थी चाहे कोई भी टीचर हो गया, चाहे राजस्थान का हो गया, उससे बाहर का हो गया, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है, कभी सारा से जुड़े। तो ऐसा तो हमें ये तो श्योर बात है कि उनकी रील या फोटो वीडियो कभी न कभी बच्चे की आंखों के सामने से जरूर गुजर आई जाता है। तो अब ये टीचर ऐसे तो कैसे दावा कर सकता है कि हर थाने में कोई मेरा कोई स्टूडेंट है जवाब, ऐसा कोई थाना नहीं जहाँ लगा हुआ नहीं है, तो जाहिर सी बात है। कई बार क्या होता है क्लास में पढ़ाते वक्त बाबा इसमें बोल देते हैं, बाकी ऐसा दर्ज होता नहीं है, इंटेंशनली कोई नहीं बोलता। कई बार जैसे हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते कोई बच्चा जैसे बदमाशी कर गया, तब हम कह देते हैं कई बार कि पढ़ाई करो, आपने कई पहले भी जैसे पढ़ाई नौकरियां लगी, आज की तारीख में ऐसे बोल देते, कई बार भावावेश में बोल देता, उसके पीछे उसका कई तो बकायदे होते भी हैं सर, आपके पढ़े हुए बच्चे हैं जो है, मेरे तो है हकीकत में, हालांकि मैं दावा नहीं करता, लेकिन मैं ना जाता हूँ किसी विद्यालय में, कॉलेज में, देखता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और मैं जब भी कोई मेरी तारीफ करता है तो मैं सुन के उसको इग्नोर कर देता हूँ, बुराई करता है तो सुनता हूँ, फिर सोचता हूँ सच में ये है तो काम करता हूँ, नहीं तो उसको इग्नोर करता हूँ। आलोचना से फर्क नहीं पड़ता है, मैं स्थित प्रज्ञ की स्थिति में आ गया हूँ, जब मुझे बुराई और प्रशंसा दोनों का फर्क सच में नहीं पड़ रहा है। मतलब आप मेरी बहुत तारीफ करोगे तब भी मैं न्यूट्रल ही रहूंगा, मुझे लगेगा ठीक है, आलोचना करोगे तो पूछूंगा भाई कारण क्या है, आप कह दोगे ये है, मुझे लगेगा कि ठीक कारण है तो काम करेंगे, नहीं तो फिर भी मैं इग्नोर करूंगा। पर कई टीचर्स आजकल जो आइकन बन गए हैं ना, वो कहते हैं कि अब हमारी व्यक्तिगत जीवन जो है लगभग समाप्त हो चुका है। सही बोलते हैं वो कि वो हम ना तो किसी चाय की खड़ी पे बैठ के इसके साथ चाय पी सकते हैं, क्योंकि वो अपना स्टेटस भी है कि, और नहीं आपको जितना पब्लिक एक्सपोजर अधिक मिलेगा उतना प्राइवेट लाइफ खत्म होती है। आप कहीं जा, हालांकि मैं पहले कहीं पे जाके गली में खड़े खड़े भी गोलगप्पे खा लेता था, अब नहीं जा सकता, अब यार देखना पड़ता है, कहीं किसी भी होटल में जाके चाय नहीं पी सकते, अब थोड़ा देखना पड़ता है, क्योंकि वो पीने नहीं देते, बच्चे पूछ लेते हैं, भाई आ जाते हैं तो कंफर्टेबल नहीं होते, घर को टाइम नहीं दे पाते, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, खुद को टाइम नहीं दे पाते, फिर आपका टाइम सार्वजनिक टाइम हो जाता है। तो ये तो बेचारे शिक्षक सही कहते हैं, गलत नहीं कह रहा। शिक्षा व्यवस्था में सर आपको क्या लगता है कि आज त्रुटि है, आप उनको सुधारना चाहते हो, तो वर्तमान में ऐसा अभी तक है नहीं? फेल करने का नियम होना चाहिए पहली क्लास, अभी तो 8वीं तक में नहीं पढ़ता है फेल करो उसको, अभी प्रमोट का नियम है। हालांकि अभी तो सरकार ने डिटेंशन करने की पॉलिसी को खत्म कर दिया है, नो डिटेंशन पॉलिसी को, तो उसको 5 से 8 में रोक लिया जाए। मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चा नहीं पढ़ता है उसको ठीक है, उसको फेल कर दो, सुधरेगा वो फेल करने से, और क्या। और दूसरा छोटा मोटा अगर ठोक पीट भी दिया बच्चे को छोटा मोटा तो ठीक है, चल आज से थोड़ा सा भी मार देते तो विवाद खड़ा हो जाता है। यही कारण है कि जब कॉलेज में बच्चे आते हैं ना, किसी की बात सुनते नहीं, क्यों, क्योंकि उन्होंने कभी मारी नहीं खाई, सहनशीलता ही नहीं। तो मुझे लगता है कुछ व्यवस्थाएं इस जगह पे ठीक होनी चाहिए, बाकी सब ठीक है।
आगे ठीक चल रहा है। सब सही चल रहा है। अभी यार नए मास्टर लगे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ नीतियां मास्टर शिक्षकों के पक्ष में होनी चाहिए। दूसरे काम बहुत देते हैं, कागजी काम बहुत होते हैं, ये कम करने चाहिए और मास्टर को केवल पढ़ाने का। पर टीचर तो आजकल सबसे ज्यादा तो राजनीति में जा रहे हैं या फिर ऐसे बयान भी कुछ देते हैं। होते हैं, देखो सारे नहीं है, कुछ लोग होते हैं किसी का राजनीति में दिलचस्पी होती है तो वो राजनीति करने लग जाते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों की दिलचस्पी समाज में बहुत होती है, वो सामाजिक नेता बन जाते हैं, ठीक है, वो अगर बढ़िया बढ़ाने के बाद अगर करते हैं तो कर दो, उनकी रुचि। टीचर सर ऐसे होते हैं जिनकी रुचि राजनीति में होती है, तो वो क्लास में अंदर जैसे पढ़ाते हैं, जैसे किसी की रुचि जुड़ी हुई है बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ, तो वो फिर क्लास के अंदर पढ़ाता भी है ना, तो वो उसी नजरिए से पढ़ाता है अपने नेताओं का चीज को बताते हुए। वो तो यूं है कि देखो व्यक्ति समाज से उभरा हुआ है तो किसी न किसी आइडियोलॉजी में तो है, तय बात है, मैं भी हूं। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर शिक्षक अपनी आइडियोलॉजी बच्चों पे थोपता है, ये गलत है। हम जैसे पढ़ाते हैं, मैं इतिहास पढ़ाता हूँ, इतिहास में आइडियोलॉजी गजब आ भी रहती है, तो हम दोनों पक्ष बताते हैं। जैसे आर्यों की राजनीति होती है, आर्य भारत के थे, बाहर से आए थे, तो एक पक्ष है जो कहता है आर्य बाहर से आए थे, एक पक्ष है जो भारत का है, हम दोनों पक्ष बताते हैं। एक्चुअली स्थिति क्या थी, बाहर वाले कहने का पीछे मत क्या था, और जो कहते हैं मूल रूप से भारतीय थे उनका मत क्या था, दोनों पक्ष बताते हैं, बच्चे को तय करें। आप दोनों बातें बता दो, क्योंकि जब इतिहास का प्रमाणिक सत्य आपके सामने नहीं है, दोनों पक्षों की बात है। अपन ये नहीं कह सकते कि आर्य बाहर से ही आए थे, या ये नहीं कह सकते आर्य भारत के ही थे, क्यों दोनों बातें तो, ये बात ही थी तभी आए ना जब एक सत्य आ गया, यूनिवर्सल ट्रूथ पाने। यूनिवर्सल ट्रूथ तो यही, आप 5000 4000 साल पहले के इतिहास को कैसे देख सकते हो? तो जनरली कोशिश ये करनी चाहिए शिक्षक को कि दोनों पक्ष बच्चों के सामने रखने चाहिए कि ये दोनों बातें हैं, ये पक्ष विपक्ष ये कहता है, पक्ष वाले ये कहते हैं, और अभी तक कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं। एक सर हिस्ट्री के अंदर भी सर काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो विवादित, आप जैसे बता रहे हो अभी, अब वो वहाँ उस समय की तरह किताब भी पढ़ते हैं, पर वो लगता है कि यार ये कैसे सही हो सकता है, ये तो बिल्कुल यूं उस टाइम का राजा थे, उन्हीं की तारीफों में लिखी गई बातें, तो सारी बातें आपको लगता है कि हिस्ट्री के अंदर जितनी भी पुरानी बातें लिखी सारी सत्य, उनमें कहीं त्रुटियां हैं? देखो इतिहास समय समय पर पुनर्निर्मित किया जाता है, वापस लिखा जाता है, रीराइट होता है इतिहास, क्योंकि जैसे कोई नया फैक्ट मिलता है तो नए फैक्ट मिलने के बाद इतिहास बेसिकली, इतिहास का जब इतिहास लिखता है तो क्या करता है, सबसे पहले फैक्ट लिखता है, फैक्ट के बाद में वो एविडेंस लाता है, और एक नहीं कई एविडेंस, सब में क्रॉस चेकिंग करता है, उसके बाद एक तथ्य जो सब में प्रमाणित हो रहा है उसको वो इतिहास में शामिल करता है, फिर नया स्रोत आता है तब इसको इतिहास को रिराइट करता है। तो पूर्ण सत्य तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें आप जिन स्रोतों का यूज ले रहे हैं उन स्रोतों की सत्यता पे भी सवाल खड़ा हो जाता है। अब पद्मावत कब लिखा गया और रतन सिंह की कहानी कितनी पुरानी, 250 साल का गैप आता है। अब पद्मावत पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते, अमीर खुसरो उस समय था लेकिन उसने लिखा नहीं, कई सारी चीजें हैं जो आज भी कंफ्यूजन में रहेगी, वो हमेशा ही कंफ्यूजन में रहेगी। क्या कारण है सर इसके पीछे कंफ्यूजन? कारण ये है ना कि इतिहास की घटनाओं को अपन देख नहीं सकते प्रत्यक्ष रूप से, उसके ऊपर स्रोतों पे निर्भर रहना है, और स्रोत जो है वो खुद उस समय दरबार में लिखे हैं तो दरबार के अनुसार लिखे गए, स्रोतों में तटस्थता नहीं, वस्तुनिष्ठता नहीं, तो राजा के विपरीत जाके लिख भी नहीं सकते। राजा के विपरीत भी लिखा है लोगों ने, जो लिखा है तो विपरीत वाले इतना विपरीत लिखा है कि राजा खलनायक हो गया, पक्ष वाले ने इतना लिखा है कि राजा देवता हो गया। सर आज आप एक चीज बता दो कि हल्दी घाटी के युद्ध पे ये कई बार हम भी दोस्त बीच में बैठते हैं, मतलब कहते हैं कि यार आते कहते प्रताप जीता, आते कहते मुगल जीते। ऐसे दोनों को जिताना गलत है, अनिर्णायक ही था, क्योंकि दोनों अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हुए। अकबर को क्या चाहिए था, मेवाड़ की अधीनता, हुई नहीं। अकबर को क्या चाहिए था, महाराणा प्रताप, मिला नहीं। अकबर को क्या चाहिए था, सरेंडर, वो हुआ नहीं। महाराणा प्रताप को क्या चाहिए था, मेवाड़ की सुरक्षा जो उन्होंने कर ली, मेवाड़ की सुरक्षा कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली नहीं। अभी भारत का इतना बड़ा शासक, इतना बड़ा अभियान हो, उसके बावजूद उसको कुछ मिला नहीं, तो मुझे यूं लगता है कि इसमें अकबर की तो किसी के दृष्टिकोण में जीत नहीं थी, क्यों, क्योंकि मिला कुछ नहीं। देखो हार जीत क्या होता है, अकबर जो चाहता था हासिल करने के लिए वो उसको मिला। हार जीत क्या है, हार जीत का मतलब ये नहीं है कि मैदान में कौन जीता कौन हारा, बात देखो ना, परिणाम देखो उसके। हार जीत का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो अभियान आपने जिस उद्देश्य से किया है, जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, 5 साल तैयारी करते हो,
किसी पे फेल होंगे, किसी में पास होंगे। अल्टीमेटली अगर आप पढ़ाई के उद्देश्य को पूरा कर लिए तो आप जीत गए, नहीं तो उस फील्ड में आप हार गए। अब हार जैसे जीत आप युद्ध एक दिन की नहीं चेक कर सकते, उसके बाद की जो परिणाम है ना उसको आप देखोगे तो आप ये समझोगे कि वाकई में कोई भी पक्ष नहीं जीता। फिर इसको अनिर्णायक युद्ध होता है। ऐसे अनिर्णायक युद्धों पे फिर राष्ट्रविंग लिखेगा तो फिर प्रताप को जिताएगा, दूसरे वाले लिखेंगे तो अकबर को जिताएंगे, चलता है। जैसे पाकिस्तान में मैंने सलमान के कई इंटरव्यू देखे हैं, वहाँ के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि 99 का जो अटैक हुआ उसमें हम जीते, 63 वाले जितने भी पीछे हुए हैं सारे आप जीते, जबकि अपने इंडिया वालों को ये पढ़ाया जाता है कि अपन ने जीते। तो असल में कौन जीता है, कौन आता है? बड़े युद्धों में हार जीत सीधी होती नहीं है, सीज फायर हो जाते हैं, मतलब शांति समझौते हो जाते हैं बीच में। हार जीत दो व्यक्ति आपस में लड़ते हैं ना तब उसमें भी नहीं होती है, आपस में कोई दो दो लोग दूर कर लेते हैं, कैसे कहोगे कौन हारा कौन जीता? अब आप सोचिए जब दो व्यक्तियों के बीच की लड़ाई को भी हम हार जीत, वहां पे पॉइंट थोड़ी है मुक्केबाजी की तरह फिक्स पॉइंट हो, उसमें भी विवाद हो जाता है। तो दो देश की जब 5-5, 10-10 लाख की सेना लड़ रही हो तो कैसे तय करेंगे कि हारा कौन? निर्णय नहीं कर सकते, निर्णय होते ही नहीं। उसके बाद संधियां होती, संधि की शर्तों पे तय होता है कि किसका पलड़ा भारी था, वो जीता हुआ माना जाएगा। इसका पलड़ा भारी है, इसका मतलब सरेंडर करने के लिए मजबूर हुए। और 1971 को हम इसलिए जीता हुआ मानते हैं, बांग्लादेश बना दिया। पाकिस्तान इसलिए जीता हुआ मानता है क्योंकि वो शिमला समझौता उनके पक्ष में था। क्लियर सी बात। बच्चा सर कई बार तैयारी करता है एग्जाम की, काफी साल से तैयारी करता है, उसके लास्ट में वो सुनता है पेपर लीक हो गया, तो उसका जिम्मेदार कौन हो, बच्चा हो या फिर सरकार हो, लेकिन परिवार वाले रिजल्ट मांगते हैं? जिम्मेदार तो सिस्टम है, क्योंकि बच्चे की तो कोई गलती नहीं है और सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा सरकारों को। मुझे लगता है गवर्नमेंट अगर बहुत स्ट्रिक्ट हो जाए, प्रशासन अगर साख पे ले ले, अभी है नहीं तो मजा है कि कोई पेपर बाहर आ जाए। सरकार अगर सीरियसली ले और प्रशासन उसको अपनी साख पे ले ले ना, तो परिणाम एक बार नहीं मार सकता, पेपर तो छोड़ो आउट हो जाए ना। सरकारी मशीन बहुत तगड़ी। उसके बाद भी क्यों नहीं रह पाते सर ये पारदर्शिता? होता क्या है कि जो प्रशासन में शासन में बैठे सब समाज से गए हुए लोग, वो बाहर से तो विदेशों से तो आए नहीं, और जब कई बार अपने पे बात आ जाती है तो कई बार व्यक्ति भावनाओं में बह जाता है। दूसरा, कई बार करप्ट लोग पहले कभी चुने गए थे वो सिस्टम में हाई लेवल पे पहुंच गए, जैसे कोई 1970 में फर्जीवाड़ा, ऐसा नहीं फर्जीवाड़ा हुआ, ये तो पहले क्यों जा रहे हैं? 41 में 1793 में कह दिया हर भारतीय भ्रष्ट है और चोर, क्योंकि उसको कुछ तो लगा हुआ तब करप्शन उन्होंने देखा हुआ कहीं कहीं। तो ये सिस्टम तो आजादी के बाद से चल रहा है, सिफारिशों से लगने वाला। तो अब देखो कोई 70 में 80 में लगा है वो तो अब हाई पोस्ट पे होगा, जैक और जैक दोनों वाले वो। अब अगर वो हाई पोस्ट पे बैठा व्यक्ति कैसे उससे ईमानदारी के वो नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो समाज के लोग जब तक रहेंगे तब तक ही रहेगा, आप कभी खत्म नहीं पूर्ण रूप से। ठीक है, कभी मास लेवल पे हो रहा है, कभी छोटे लेवल पे हो रहा है, मगर हम ये नहीं कह सकते कि भर्तियां बिल्कुल है वो एक प्रकार से ईमानदारी से अभी सर जैसे एसआई की भर्ती निकली उसमें समथिंग के 900,000 पद थे, अब उसमें भ्रष्ट तो कितने हुए, 60, 70 या 50 के समथिंग, जबकि अभी वो रद्द की बात चल रही है, अगर रद्द होगी तो 1000 स्टूडेंट घर आएंगे वापस। देखो ये हुआ है कि भ्रष्ट कितने हैं अपने को तो किसी को नहीं पता, हम 50-60 आंकड़ा नहीं बता सकते। अब ये बात एसओजी के पास में बाकायदा लिस्ट सही है और उन्होंने हाई कमीशन वो बैठक बिठाई थी मंत्रियों की, गजेंद्र सिंह वगैरह पटेल, तो उन्होंने उसकी रद्द की सिफारिश भी करी। इसका मतलब मामला थोड़ा बड़े लेवल पे। दूसरा क्या है कि जब इतने लेवल पे गलत लोग अंदर आए हैं उसके बावजूद भी नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि अगर 100 में से 99 अपराधी छूट जाए तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एक निरपराधी मरना नहीं चाहिए। नेचुरल जस्टिस यही कहता है, पॉलिटिकल साइंस में डेफिनेशन है। तो सरकार हो सकता है कि कुछ जो लोग अदालत की दुनिया में कई बार ऐसा होता है कि निर्दोष व्यक्ति भी अदालत बात करता है तो तथ्यों पे, आपके पास मजबूत साक्ष्य है तो आप बच जाओगे, भले आप गलत हो, आपके पास साक्ष्य नहीं है और आप सही भी हो तब भी मारे जाओगे, क्योंकि देखो कोर्ट सिर्फ एविडेंस पे बात करता है। एक मारवाड़ सर को कहावत भी है कि राज रे घटे मुते फिरे नहीं फिरे, वो यूं बात है कि देखो आपके पास एविडेंस है, कोर्ट एविडेंस, भाई देखो एक जज बैठा है कोर्ट रूम में, जज को क्या पता उस समय क्या हुआ था, वो तो एविडेंस पढ़ के बता सकता है। आप दोनों की लड़ाई होगी,
मैं वहां पे मौजूद नहीं था, ठीक है। अब मैं, आप दोनों मेरे पास आए, मैं करूँ, अब आप अपनी बात बताओगे, मैं उनकी बात, वो अपनी बात बताएंगे, अब दोनों की बात सुनूंगा, तभी मुझे पता चलेगा कि हुआ क्या था। अब आपने कितना कस के लिखा है और उन्होंने कितना लिखा है, और जिसकी भाषा और सॉलिड साक्ष्य थे वो जीता, भले वो हरा हुआ, मतलब दोषी हो निर्दोषी हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सब कुछ एविडेंस पे है। गरीब आदमी के पास एविडेंस बड़े भारी वकील, वो नहीं बात है, वो नहीं बात। अमीर लोगों के लिए नॉर्मल बात है। तो चीजें तो रहती है कि सब एक अब से मैं एक इंटरव्यू सुना था, वो जेलर साहब थे, रिटायरमेंट हो उनके बाद, हाँ, क्योंकि तब तक सर्विस में तिहाड़ जेल वाले, हाँ मैंने नाम सब मैं भूल गया अभी, स्लिप हुआ दिमाग से मेरे। उन्होंने ये कहा था कि जेल में लगभग 70% जो कैदी आए थे ना, वो गरीब परिवार से थे। अमीर बंदा कोई भी जेल में नहीं, मतलब कोई हाई प्रोफाइल को छोड़ के। तो अब व्यक्ति अपराध कई बार लालच में करता है, और गरीब व्यक्ति होता है तो थोड़ा लालच रहता है कि पैसे वैसे आ जाएंगे तो स्थितियाँ ठीक हो जाएगी। तो कई बार गरीब व्यक्तियों के अंदर ज्यादा होने के ये भी कारण है। दूसरा कारण ये भी है कि उनको बचाने वाले भी कम है, क्योंकि पीछे वकीलों के खर्चे बड़े भारी होते हैं। अमीर लोग अपराध खुद क्यों करेंगे, क्योंकि जब उनको लाख 5 लाख में कोई व्यक्ति मिल रहा है करने के लिए, वो लाख 5 लाख क्यों दे रहा है, क्योंकि वो गरीब है, उसको अपनी सामाजिक स्थिति सुधारनी है। तो फैक्टर दोनों ही है। अब से इस बार रीट की भर्ती आई हुई है, और उस भर्ती के अंदर पेपर लीक जरा, रीट की भर्ती कभी भी, हालांकि ये रीट जो है राजस्थान के अंदर महापर्व महासंग्राम की तरह होता है, बच्चे ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है, और भर्ती पारदर्शी रूप से कभी नहीं हो पाती है। लेकिन इस बार विद्यार्थी, अभी मैं बात कर रहा था, विद्यार्थी मन में संशय अभी भी है कि क्या पता कि इस बार पारदर्शी हो या नहीं हो। ठीक है, इस बार आप देखो चीजें, इस साल में, पिछले 1-2 साल में ज्यादा एसओजी ने ज्यादा कार्रवाई करी है, कई गुंडे लोग अंदर चले गए हैं, कई लोग एक्सपोर्ट हो चुके हैं, भय भी है। तो अपन उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत लेवल की पारदर्शी होगी। एक राजनीति विज्ञान में, उसमें लोक प्रशासन में मैक्स नाम आता है उसका, मैक्स वेबर, नौकरशाही। उसने कहा था भी नौकरशाही को, प्रशासन नौकरशाही को ऐसे राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, नौकरशाही को तटस्थ होना चाहिए, वो गवर्नमेंट की नौकरशाही है, पॉलिटिकल पार्टी है। फिर वो आगे लिखते हैं कि, और मुझे पता है कि नौकरशाही तटस्थ नहीं हो सकती, मगर वो कहते हैं कि जो व्यक्ति तटस्थता के बेहद नजदीक है वो अपने आप में पूर्ण नौकरशाही है। तो हमें ये पता है कि पूर्ण पारदर्शिता पॉसिबल नहीं है, मगर पारदर्शिता, पूर्ण पारदर्शिता के अगर बहुत नजदीक होगी परीक्षा होती तब भी हम पूर्ण पारदर्शी मानेंगे। लेकिन वो मास लेवल पे गंदगी फैली थी, शायद इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो लोग है सिस्टम में वो काफी एक्सपोज हो चुके हैं पिछले 1-2 साल में, आपने देखे, कई जेल में है, कई भयभीत है, क्योंकि जिन्होंने किया उनको रात को नींद नहीं आ रही, कभी भी एसओजी उठा सकती है, पूरी जिंदगी की कमाई जो इज्जत होती है वो 1 मिनट में ध्वस्त हो जाएगी। क्योंकि इस बार के जो एसआई टॉपर थे, उन्होंने उनको, जो पुलिस के जाए भीड़ ने पीटा था उनको, और वीडियो वगैरह वायरल, इज्जत नहीं है, चलो उनको तो कोई जानता नहीं है, लेकिन जो बड़े अफसर है, नेता है, उनकी तो इमेज है, उनकी इमेज है ना, बात पैसे की और प्रतिष्ठा की बात है। हाँ, उन लोगों को तो बड़े लेवल पे लोग जानते, आदर्श मानते हैं, लोग भाषण देते हैं मंचों पे जा जाके ईमानदारी से, कई तो पुरस्कार प्राप्त है, कई बड़े लेखक है, कई बड़े मास्टर टीचर्स है, लेकिन अंदर से वो करप्ट है, अंदर से सारे नहीं, लेकिन जो लोग जुड़े हैं जुड़े हैं, उनकी तो हर रात हर दिन बेचैन होती है, उनको नहीं, वो मन ही मन सोचता है भविष्य में कभी नहीं करूंगा, अब बार भगवान बचा लेना, इसलिए मुझे लगता है कि आगे ठीक होगा। इस बार जो रीट वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, सर उनको क्या मैसेज दोगे सर? तैयारी करो, आगे करो, कुछ मत सोचो, सब ईमानदारी से होगा जो भी। एक सर रिजर्वेशन सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है आज के दिन में। अभी मैं आपका इंटरव्यू सुन रहा था, उसके अंदर आप बात कर रहे थे कि कुछ ऐसी जातियां जो क्रीमी लेयर है उनको अलग करना चाहिए, जबकि वो है, जैसे कि एक मान लो SC ST के अंदर है, कोई एक थानेदार बन गया, तो जाहिर सी बात उसके बच्चों को स्कूल शिक्षा में टंकी मिलेगी। मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था, तो कुछ बच्चों ने विवाद किया, मैंने कहा देखो, मैंने बोला उसको वापस सुनो। अब सर क्लियर कर दो बिल्कुल, आप वो चीज वापस क्लियर कर। मैं तो पहले भी क्लियर बोला था, मैंने तो यही कहा था कि जैसे ओबीसी में क्या होता है, क्रीमी लेयर की व्यवस्था, आरक्षण इसलिए दिया जाता है, जैसे मेरे गांव का कोई SC का बच्चा है, इसकी 7 पीढ़ी में कोई पैदा हुआ नहीं, आरक्षण की आवश्यकता उसे, या उस SC के बच्चे को जिसकी 3 पीढ़ी से IAS बन रहे हैं घर में, वो 3 पीढ़ी से IAS बन रहे हैं ना, वो बच्चा जनरल के बराबर का, उसकी स्थिति SC जैसी नहीं है। तो बेहतर ये है कि उस SC को बाहर निकाल दो,
जो नौकरी लग चुके हैं वो आरक्षण का फायदा उठा चुके हैं। 2 पीढ़ियों से लग रहे हैं गैजेटेड अधिकारी, उनकी स्थितियां थोड़ी खराब, वो बच्चे तो बड़े अच्छे से पालन पोषण होगा उनका। पर उनकी तरफ से तर्क ये आ रहा है कि मान लो मैं नौकरी लग गया, मेरे बच्चों को तो चाहिए स्कूल शिक्षा वगैरह, उनकी परवरिश ढंग से होगी, लेकिन पोते जारी का निकम में निकल गए या तो फिर हर 10 उनको साल बाद समीक्षा करो ना उसकी, पोते निकम में निकले तो वापस ऐसे डाल दो। पर अगर व्यवस्था एक बार की सरकार ने बात की, उसको तोड़ना भी बड़ा मुश्किल हो तोड़ना जाता ही है। नहीं ना, व्यवस्था में यही तो करना है कि अब 10 साल बाद समीक्षा होगी और 10 साल बाद क्रीमी लेयर कौन होगा कौन नहीं होगा सब होती है ना, ओबीसी में हो रही है। क्रीमी लेयर होना चाहिए सर। हाँ, अब देखो समीक्षा होगी 10 साल बाद। अब जैसे 2 आईएएस के बच्चे थे, वो फिर रोल हो गए, नीचे वालों की हालत खराब हो गई, समीक्षा में अपने आप आ जाएगा कि इसका बाप कुछ नहीं कर रहा है, अपने आप आ जाएगा उसको। दिक्कत क्या है? उसकी इनकम के सोर्स से पता कर सकते हैं कि पता कौन सा तो इनकम छोड़ो ना, आप सीधा यही करो कि भारत सरकार राजस्थान सरकार में गैजेटेड अधिकारी, इनकम छोड़ो, इनकम तो लोग ड्यूटी बता देंगे, नहीं बताएंगे। अधिकारी बन गए, उनका बच्चा, आपको क्या लगता है अधिकारी बनने वाले का बच्चा और आपके गांव का कोई बच्चा क्या समान सुविधा है दोनों को? बिल्कुल। हम ये नहीं कह रहे कि एससी का आरक्षण खत्म कर दो, ये नहीं कह रहे, मतलब सुधार तो चाहिए उसमें, मतलब और ये पहल एससी वालों को और एसटी वालों को ही करनी पड़ेगी, हम नहीं कर सकते। हम कहेंगे तो हमारे ऊपर आरोप लग जाएगा कि आप हमारे कब शुभचिंतक हो, हम आपके शुभचिंतक है या नहीं है वो अलग बात तो होता है, लेकिन व्यवस्थागत परिवर्तन तो होने चाहिए। अब सर जैसे ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस में भी हम यही कहते हैं, ईडब्ल्यूएस में उन्होंने वैसी परिभाषा डाल रखी, मैं खुद जनरल में आता हूँ, मैं तो ईडब्ल्यूएस में भी नहीं। आपने फायदा उठाया कभी? मैं तो ईडब्ल्यूएस में हुई नहीं ना, आपने मैं तो कंप्लीट जनरल में, मैं तो पूरा परिवार ही जनरल में, क्योंकि मेरी आय चली गई ऊपर, और खेत है हमारे ज्यादा, गांव में अपने बाड़ में खेत होते ही वो 8 बीघा ही, कुछ 9-10 बीघा ही है, और 8 लाख तक का प्रावधान है। हाँ, तो वो तो हम तो मैंने तो जिंदगी में कभी इस कैटेगरी में रहा नहीं, और मैं जनरल में हूँ, अभी भी मेरे बच्चे भी जनरल में रहने वाले, ठीक है, मेरी आय कम नहीं होगी सरकार दे। पर नेताओं के सामने सर ये आंकड़ा भी बिल्कुल स्पष्ट रहता है। अब एसटी कैटेगरी होगी, एसटी कैटेगरी के अंदर ये मिला जल जाती है, वो आप किसी भी महकमे में जाओ सर उसमें मिलती है आपको, उसी के साथ ही भीड़ है, उनकी हालत बहुत खराब थी। बाढ़ में मैंने देखा सर, मैंने कल आया था तो मुझे कई दिनेश मुझे बता रहा था, तो हालत उनकी बहुत ही नाजुक है। तो सरकार को ये चीज हालांकि पता है, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं। दिक्कत क्या बताऊं मैं आपको, ये काम कौन करता है? एससी एसटी कमीशन करते हैं, उसमें लोग कौन बैठे? अधिकारी। वो कब चाहेंगे बाहर? क्या किया जाए कि व्यवस्था सुधरे सर? व्यवस्था देखो, आपके जो जनप्रतिनिधि है ना, वो ही अगर कर सकते हैं ये चीज, पर वो नहीं करेंगे, वो एमएलए बन के वो क्यों करेगा? देखो चीजें ये है ना कि एससी में दो वर्ग बने, एसटी में 2 वर्ग है, एक वो अपर क्लास है जो हाई नौकरियों में प्रशासन में है, शासन प्रशासन, एक है जो मेरे गांव में मैं देख के आता हूँ, एक वो, उनकी बात वहां तक कभी नहीं जाएगी। आखिर ये कब तक चलेगा? ये मुझे नहीं लगता कभी खत्म होगा, ये चलता रहेगा। ये आप देखो सामाजिक रूप से काम करते हैं, दबाव डालते हैं ना उनके ऊपर कि भाई ऐसा होना चाहिए, लेकिन गरीब आदमी बेचारा खेती का काम करे। अब सर जिसके परिवार में मान लो नौकरी लगे हुए है ही, तो अब पहला सवाल उनकी तरफ से ये आता है कि जब वो पढ़ते ही नहीं है तो वो कम्पीट कर नहीं पाते, जैसे मेरा जनजाति को, तो वो नौकरी लगेगी कैसे? और उसके बाद बड़ा सवाल ये भी आता है उसके परिवार में ऐसा कोई है ही नहीं नौकरी वाला, वो बच्चा उसको पिछली पीढ़ी को पढ़ा पाए, वहां तक पहुंचा पाए। अब बात नहीं दिया था, देखो इसलिए रिजर्वेशन दिया था कि समाज के सभी समूहों को, सभीयों को भागीदारी मिले शासन प्रशासन में। अब इसमें भी क्या हो गया कि समय के साथ में इसमें विसंगतियां आ गई, भागीदारी तो मिली लेकिन मिली कुछ लोगों को। अब सभी लोगों, मेरे गांव की मैं बात करता हूँ, मेरे गांव में एससी के काफी परिवार है, अभी 2 लोग नौकरी में लगे, एक अभी 2 ही अभी लगे, ठीक है, 2 सगे भाई, बाकी 20-30-35 परिवार है, कोई नहीं। क्यों? अब वो उनसे कम्पीट करना बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब प्रतिनिधित्व तो मिला, कहने को तो एससी का रिप्रेजेंटेशन हो गया, लेकिन वो कितने परिवारों को रिप्रेजेंट कर रहे, कितना पीछे वंचित तबका बैठा जिसके पास खाने की रोटी, तो फिर आप दोनों को समान करके देख रहे, फिर उसके अंदर और आरक्षण देने की आवश्यकता होगी, आरक्षण के भीतर आरक्षण। आखिर आरक्षण चलेगा कब तक सर? जब तक गवर्नमेंट जॉब रहेगी तब तक चलेगा। ये किसी भले व्यक्ति को पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया कि जब तक जाति रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा।
देखो जातियां भी रहेगी, आरक्षण भी रहेगा, ये समाज की मूलभूत विशेषताएं बनेगी। जाति कभी जाने वाली नहीं है। जाति जाएगी नहीं, व्यक्ति गर्व से जाति का नाम लेता है, क्यों जाएगी? और वो नहीं जाएगी। यहाँ राजनीति में टिकट भी जाति के आधार पर मिलते हैं, जायज बात के लाख रुपए यहाँ वोट जाति के आधार पर मिलते हैं, यहाँ लोग नाम के पीछे जाति लगाते हैं, मैं खुद लगाता हूँ। यहाँ जाति के बेस पे रिलेशन होते हैं, यहाँ जाति के बेस पे बैठकें होती हैं। अब तो जाति तो छोड़ो, जाति के भीतर उपगोत्र की बैठकें शुरू हो गई अलग अलग। हाँ, जैसे राजपूतों के अंदर की जो गोत्र है उनकी बैठकें अलग होती है, राजपूतों में संख्या बढ़ गई। अब समय ऐसा आएगा कि जातियां तो है ही है, उपजातियां और बंटेगी अभी तो, और पढ़े लिखे तो और अधिक जातिवादी है। हमने तो ये सोचा था कि पढ़ने के बाद जातियां खत्म हो जाती है, पढ़े लिखे लोग अधिक कास्टिज्म करते हैं। क्या कारण रहता है? कारण यही रहता है कि सोशल मीडिया का दौर है, हर व्यक्ति अपनी जाति की बात करता है, दूसरा प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी जाति की बात करता है, फिर सोचते हैं सारे अपनी अपनी जाति के लग जाते हैं। अब वो एनर्जी पूरी वहां लगा दी, अपना ज्ञान जातियों में लगा। इलेक्शन होते तब देखना सभी अपने जयपुर में रैलियां करेगी, सारी जातियां अलग अलग करेगी। ठीक है, चलता है। मैं थोड़ा इन चीजों से वास्ता कम रखता हूँ। ठीक है, मैं तो हर समाज में उठता रहता हूँ, सब जगह रहता हूँ, लेकिन हाँ जातीयता मन में मेरी भी रहती है कि मैं इस जाति को, छुआछूत नहीं रहता, भेदभाव नहीं रहता, बैठते उठते ये कुछ भी नहीं, अपनी जाति पे गर्व वो तो रहता है, जाति गर्व रहता है, समाज पे रहता है, समाज में जुड़े रहने के भाव रहते हैं, सबके रहते हैं। क्योंकि जब सब ऐसे जातियों से जुड़े हुए तो मैं अकेला जाति बारा क्यों हूँ भाई? भाई सब आप अपनी जाति की बात कर रहे हो, फिर इस हिसाब से तो मेरे साथ कौन है? फिर मैं मेरी जाति के साथ ये इसी वजह है। मैं बच्चों की हर जिज्ञासा को पूरा करता हूँ। मतलब जैसे मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, बच्चे ने इतिहास का प्रश्न कर लिया या इकोनॉमिक्स का कर लिया, तो मैं उसको डांटता नहीं, टोकता नहीं, तो मेरा चिट्ठी भी लिख के दे बेटा, जैसे ही टॉपिक पूरा होता है। क्लास में रहते सारे बच्चे रहते, सबके सवाल ले पाते हैं? हाँ, आ जाते हैं सारे सवाल। एक तो पहली बात तो ये कि मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ, उसके बाद सवाल उत्पन्न होता नहीं, ये मैंने पिछले 10 साल से देखा है। और अगर सवाल उत्पन्न हुआ तो ऐसा होता है कि वो या तो मैं आगे पढ़ाने वाला होता हूँ या पहले पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कभी। बच्चों के मन में सर कंपटीशन दुनिया के अंदर सबसे बड़ी हताशा रहती है कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा? देखो करियर के प्रति डर सबको रहता है, हमारे को भी था और ये रहेगा, और ये रहना भी चाहिए। ये रहेगा तभी बच्चा सीरियसली पढ़ता रहेगा। आपको पता है कि 5000 पोस्ट आती है, 10 लाख बच्चे हैं, तो ये डर तो रहेगा। और डर को ओवरकम तो तभी होगा जब भरपूर तैयारी होती है, तो 1-2 साल में लग जाता है कि हो जाएगा सिलेक्शन। और ये डर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें नहीं, डर होना चाहिए। डर के बिना तो भय भी विपरीत का, बिना डर कौन पढ़ेगा? मैं आपको कह दूंगी आप परीक्षा बैठ नौकरी लग जाएगी, पढ़ोगे आप? क्यों माथाकुटी करोगे उसमें? आपको पता है सर ने कहा नौकरी लग जाएगी, बात मैं कहूँगा कि नहीं पढ़ोगे तो नहीं लगेगा। अब ये डर बैठ गया, अब मेहनत करोगे। बिना डर के व्यक्ति लापरवाह होता है, और लापरवाह व्यक्ति जीवन में मुझे नहीं लगता कहीं सक्सेस होगा। कई बच्चे होते हैं सर गांव से शहर में आ जाते हैं, उसके बाद आके वो ऐसा करना शुरू कर देते हैं, थोड़ी देर करते हैं, ज़्यादा समय नहीं कर पाते। कुछ ही दिनों में असलियत समझ में आ जाती है, पैसे खत्म होंगे दोस्त छोड़ देंगे, फिर समझ में आ जाता है कि यार जिंदगी बड़ी जीना पड़ता है। थोड़े दिन करते हैं, मैं तो कहता हूँ करिए, कुछ ही दिन करोगे फिर अपने आप बादाम खाने से ज्ञान थोड़ी आता है, ठोकर से आता है, और वो आ जाएगा। 10 एक दिन खर्च करेंगे, फिर दूसरे के नंबर आएगा, तब दूसरा नहीं करेगा, तब वो अपने आप समझ जाएगा कि गलत कर दिया। तो वो रहता है ऐसा। आखिर ये अब इंटरव्यू को मैं समाप्ति की ओर ले जाता हूँ सर, थोड़ा विद्यार्थियों को आप मोटिवेट कर दीजिए, क्योंकि आपको बड़ा मार्गदर्शक के रूप में विद्यार्थी देखते हैं। और वो भी अभी तो वैकेंसियों की भरमार आ रही है, बच्चे सारे पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। अपना ये इंटरव्यू को मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे सुनेंगे, तो उनको अब थोड़ा जम के विस्तार से मोटिवेट कर दो। उनके मन में जो दुविधाएं हैं वो भी आपसे अच्छा नहीं है मार्केटिंग के वजह से, तो क्लियर कर दो उनकी मन की दुविधाएं सारी। मैं तो क्या है कि देखो मोटिवेशन जैसे शब्दों के खिलाफ रहा हूँ, मैं मार्गदर्शन के पक्ष में रहता हूँ। व्यक्ति भ्रमित हो सकता है, लेकिन मोटिवेट होने की अगर आवश्यकता हो रही है तो गड़बड़ी है, क्योंकि इतनी परीक्षाएं आपके सामने हैं, आपके घर परिवार की स्थिति आपके सामने है, आपकी जिम्मेदारियां आपको पता है, इसके बावजूद अगर आप पढ़ने के लिए मोटिवेट होना पड़ रहा है तो गड़बड़ स्थिति है। मुझे लगता है कि आप पीछे देखो, अपने घर को देखो, हालातों को देखो,
ये देखने के बाद अगर अंदर से ज्वाला नहीं जग रही है ना पढ़ने की, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको मोटिवेट नहीं। मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार दोहरे संकट आते हैं, सर ये करो ये करो, उस समय में कोई व्यक्ति ज़्यादा सही बताता है। क्योंकि देखो आप युवा हैं, दौड़ सकते हैं, रास्ता दिखाने का काम अनुभवी व्यक्ति करता है। मार्गदर्शन जरूरी है, लेकिन मोटिवेशन की आवश्यकता हो रही है, इसका मतलब या आप डिसिप्लिन नहीं, अनुशासित नहीं, आप रेगुलर नहीं, तभी आवश्यकता पड़ती है। तो ये महसूस होना ही अपने आप में पहली कमी है। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों से बचना चाहिए। जब भी मोटिवेशन डाउन हो जाए, थोड़ा सोचिए कि आप क्या परिवार की तरफ घूम के देख लीजिए, अपने आप में हो जाएगा। गाँव चले जाइए एक दिन, लोगों का आपके प्रति व्यवहार देख लीजिए, समझ में आ जाए नौकरी कितनी जरूरी है। इससे बड़ा तो क्या मोटिवेशन होगा। चलिए, आज की बातचीत हमारी बहुत ही मजेदार रही, मुझे तो बहुत ही अच्छा सर के साथ बात करके अनुभव है। और हालांकि हम सुबह यहाँ एंटर हुए थे 11 बजे, 11:30 सर से बात हुई, और उसके बाद से हम वेट कर रहे हैं। आखिर में 2 भी बजे, 3 भी बजे। मैंने भाई को बोला, मैंने कहा मेरे को लगी है भूख, क्योंकि सुबह नाश्ता करके आए थे, तो सारा दिन पूरा वेट किया। लेकिन अब सर से बात की तो मैं भी काफी एनर्जी हो गया, भूख थी, मैं भूल गया हूँ। और चलिए, आज की बातचीत को मैं यही खत्म करूंगा। मेरा नाम है राजेंद्र कुमार लोट, मेरे साथ से डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरी सर, जो बाड़मेर में हिस्ट्री पॉइंट नाम के एक बड़ा कोचिंग है, नामी संस्थान है, वहाँ सर पढ़ाते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर वर्तमान समय में। तो अपनी सर्विस भी करते हैं, साथ ही साथ बच्चों को एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करते हैं। देखते रहिए मोती न्यूज और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरा नाम है राजेंद्र कुमार लोट, कैमरे के पीछे है दिनेश। देखते रहिए मोती न्यूज। नमस्कार।